हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं अभिजीत सरकार और मैं पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोग्राफी में मैं एज ए लेक्चरर जॉब करता हूं। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में हम सब लोग घर में बंद हो चुके हैं और इस दौरान मैंने एक वीडियो लेक्चर्स एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। और ये मेरा जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो लेक्चर्स तैयार किया है, ये एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस के ऊपर लेक्चर है। आप आपका मूवीज़, आपका वीडियो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे या लार्ज स्केल पे फिल्म कैसे बनाएंगे, सिनेमा कैसे बनाएंगे, उसका एक एक जो पार्ट है उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है। इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या है, किस तरीके से टेक्निकल इक्विपमेंट आपको जानना ज़रूरी है, किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत लंबा एक टॉपिक है, इसमें करीब 5-7 दिन भी लग सकता है, लेकिन मैंने इसको बहुत ब्रीफली इसको बना के आप लोगों के सामने मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिल्म मेकिंग को लेके किसी को पढ़ाई करना है उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, या किसी को प्रोफेशनल तरीके से फिल्म मेकिंग में आना है या बिज़नेस करना है फिल्म को लेके, तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप देखिए मेरा ये प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है मेक योर ओन मूवी। मतलब आप आपका मूवीज़ फिल्म कैसे बनाएंगे, आपका वीडियो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, आपका सिनेमा कैसे बनाएंगे। खुद का प्रोजेक्ट है या किसी का प्रोजेक्ट में प्रोफेशनली आप काम करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, इसके बारे में आपको इस लेक्चर के दौरान आपको पता चलेगा। और इसका कंप्लीट प्रोसीड्योर क्या है, उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के दौरान आपको क्लियरली पता चलेगा। तो पहले आपको जानना पड़ेगा फिल्म मेकिंग के हिस्ट्री के बारे में। 1890 से 1920 के बीच में ये जो लंबा पीरियड था, इस पीरियड को कहते हैं हम पीरियड ऑफ साइलेंट फिल्म्स। इस पीरियड में जो भी फिल्म बना, इस फिल्म का कोई भी ऑडियो मतलब साउंड नहीं था इसमें। पहला फिल्म जो 1895 में लूमियर ब्रदर्स, जो ऑगस्टस लूमियर एंड लुइस लूमियर, इन दोनों ने कुछ फिल्म बनाए थे, 10 शॉर्ट फिल्म बनाए थे। और ये पहला प्रोजेक्ट किया गया था पेरिस में, और जिसका पहला फिल्म, फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड, वो था वर्कर्स लिविंग द लूमियर फैक्ट्री। ये पहला फिल्म ऑडियंस को दिखाया गया था जिसका लेंथ था 46 सेकेंड का। तो आइए हम एक बार ये फिल्म देखते हैं। तो ये था लूमियर ब्रदर्स का शॉर्ट फिल्म वॉकर्स लिविंग द लूमियर फैक्ट्री। और इसी पीरियड में इंडिया में दादा साहेब फाल्के, जिनको फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक फिल्म बनाया और ये फुल लेंथ फीचर फिल्म था। और इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का अवार्ड होता है, इनके नाम पे दिया जाता है। और इसके बाद टॉकीज़ पीरियड शुरू हुआ, जब से फिल्म में साउंड आना शुरू हो गया। साउंड तो अभी भी है, लेकिन पर्टिकुलरली ये 1930 से लेके मिड 1940s तक पीरियड को टॉकीज़ पीरियड कहा जाता है। और इसमें भी जो पहला फिल्म था जिसमें साउंड था विजुअल के साथ, वो था आलम आरा। इसके बाद गोल्डन एज, ये लेट 1940s से लेके 1960s तक का जो पीरियड है, इसको हम गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो भी फिल्म आए बहुत
कामयाबी और बहुत अच्छे अच्छे फिल्म थे, जैसे ये 2 बीघा ज़मीन, 2 आंखें 12 हाथ, प्यासा, आवारा, मदर इंडिया, इसी तरीके का बहुत सारे फिल्म्स ये गोल्डन एज में आया और आज भी ये फिल्म टेलीविज़न में चलता है और लोग खूब एंजॉय करते हैं इस तरीके के फिल्म्स को। और इसके बाद क्लासिक बॉलीवुड पीरियड शुरू हुआ जो 1970 से लेकर 1980 तक, ये पीरियड को क्लासिक बॉलीवुड कहा जाता है। इसमें जैसे अ, आराधना, हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, यादों की बारात, इस तरीके का फिल्म्स आए। और इसके बाद जो पीरियड शुरू हुआ वो था न्यू बॉलीवुड, जो आज भी ये 1990s से लेके आज तक का जो भी फिल्म्स चल रहा है इसको हम न्यू बॉलीवुड कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, जैसे क़यामत से क़यामत तक, साजन, या दिल तो पागल है, या आज के नए दौर का फिल्म हो तन्नू एड्स मन्नू हो या 3 इडियट्स हो, ये न्यू बॉलीवुड कैटेगरी का फिल्म है। और एक कैटेगरी में हम इसको पीरियड में हम डाल सकते हैं जैसे रीजनल कैटेगरीज, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज का जो फिल्म बनता है, जैसे हरियाणा में हो गया हरियाणा का फिल्म, कोई बंगाली फिल्म हो गया, या कोई तमिलियन फिल्म हो गया, या कोई मलयालम फिल्म हो गया, तो ये रीजनल कैटेगरीज में भी हम फिल्म को दिखा सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री फिल्म मेकिंग का। अभी हम शुरू करते हैं फिल्म मेकिंग का प्रोसेस, क्योंकि एक मूवी अगर हमें बनाना है, किसी को या सिनेमा मेकिंग के बारे में हमें जानना है या पढ़ाई करना है या इसको लेके हमें बिजनेस ओरिएंटेड सोचना है, तो हमें ये फिल्म प्रोडक्शन या मूवी प्रोडक्शन के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है। शायद हमें जानते हैं कि शूटिंग होता है या एडिटिंग होता है, लेकिन इस कौन से प्रोसेस को कब शुरू किया जाता है, क्या नाम है उसका, ये जानना हमें ज़रूरी है। इसका पहला जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन, उसके बाद है प्रोडक्शन जो शूटिंग है, और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन जो है, ये प्री प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, और ये प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्री प्रोडक्शन क्या है। तो प्री प्रोडक्शन स्टेप में हमें शुरू करना पड़ेगा आइडिएशन से। आइडिएशन क्या है? अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिल्म बनाना है या वीडियो प्रोजेक्ट बनाना है, पहले मुझे एक आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये आइडिया शुरू होना चाहिए। इसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा कंटेंट को लेके, कि मुझे जो क्रिएट करना है इसके बारे में मैं कितना जानता हूँ, या कोई बुक्स पढ़ के, इंटरनेट से, या कोई आर्काइवल मटेरियल से आपको डॉक्यूमेंटेशन करके आपको रिसर्च करना चाहिए। फिर आएगा आपका स्टोरी। आप स्टोरी क्रिएट करेंगे, आपको स्टोरी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। इसके बाद 2 वाइटल स्टेज, स्टोरी तो आपने बना लिया, इसके बाद आप इसको स्क्रिप्ट या सीधे आपको स्क्रीन प्ले तक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट बहुत इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि स्क्रिप्ट है जो थिएटर्स के लिए बनाया जाता है, थिएटर्स में प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, और स्क्रीन प्ले जो है वो फिल्म्स के लिए। लेकिन स्क्रिप्ट जो है बेसिकली ये एक जो रिटन फॉर्म ही है, बेसिकली स्टोरी का ही एक रिटन फॉर्म है जिसमें डायलॉग्स भी होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा सा और डिटेल्स में होता है। जो स्क्रीन पे या फिल्म पे जो हम देखते हैं उसी का रिटन फॉर्म जो है वो स्क्रीन प्ले है। अगर फिल्म स्क्रीन प्ले में जैसे आपका डायलॉग्स भी होंगे, कैमरा एंगल्स भी लिखा होगा, या लोकेशंस कहाँ है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रहा है, इसका कंप्लीट डिटेल्स ये स्क्रीन प्ले में होता है। तो नेक्स्ट प्री प्रोडक्शन का जो स्टेप है दैट इज़ स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या है? जैसे ये पिक्चर पे आप देख रहे हैं कि सीन बाय सीन आप इस तरीके से ड्राइंग करके कि आपके विजुअल में, आपके एक्चुअल फिल्म में क्या दिखाएंगे, इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हैं ताकि आपको शूटिंग में ये हेल्प हो। इसके बाद आपको बजट तैयार करना है कि आपके फिल्म बनाने के लिए खर्चा आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं, बहुत ही छोटा क्रू है, हो सकता है आपका कोई खर्चा ना हो, कोई खाने वाने का भी कोई खर्चा ना हो। लेकिन जब आप बड़ा फिल्म या कोई एड फिल्म बनाएंगे, आपका बजट्स ज़रूरी है।
और उसका आपको हर हेड्स के हिसाब से आपको ये बजट क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको पहले से ही ये डिटेल्स आपको बनाना चाहिए। फिर क्रू मेंबर्स कि आपके प्रोडक्शन में, आपके फिल्म में कितने क्रूज काम करेंगे। डायरेक्शंस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, साउंड डिपार्टमेंट में, सिनेमाटोग्राफी मतलब कैमरा के डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करने वाले हैं, ये ओवरऑल फिल्म क्रू में, फिल्म के जो यूनिट है इसमें कितने लोग काम करने वाले हैं, आपको ये लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपका कास्टिंग और उनको रिहर्सल करना पड़ेगा कि कास्टिंग मतलब आपके फिल्म में कौन कौन एक्टिंग करने वाले, उनका हर व्यक्ति का आपको रिहर्सल कराना चाहिए ताकि आप जब शूटिंग करेंगे उस दौरान आपको कोई दिक्कतें ना हो। फिर आप अलग अलग लोकेशंस पे शूट करेंगे तो उस लोकेशन पे किस तरीके का आपका शॉट लिया जाएगा, या आपका एक ही लोकेशन है फिर भी आपको एक शॉट लिस्ट आपको पेपर में नोट डाउन होनी चाहिए। और ताकि आप जब डिफरेंट तरीके के लोकेशन में शूट करने जाएंगे, मान लीजिए आप पहाड़ में शूट करने गए और 3 दिन रहने वाले, और उस पहाड़ के लोकेशन पे आपका फिल्म के हिसाब से डे सीक्वेंस या नाइट सीक्वेंस होने वाला है, तो आप उसी 3 दिन में ये कंप्लीट शूट करके वापस आ जाएंगे। ताकि आप ऐसा नहीं करेंगे कि मैं पहले 2 दिन शूट करके आ जाऊंगा और फिर मैं 5 दिन के बाद आऊंगा। ताकि इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैसे प्रोडक्शन डिज़ाइन। हम फिल्म तो देखते हैं या सिनेमा देखते हैं या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, इसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर बेसिकली जो प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हैं इनको प्रोडक्शन डिज़ाइनर कहते हैं। जैसे एक फिल्म का कंप्लीट सेट्स हो गया, उसका विजुअली, उसको लुक, फिल्म का जो लुक है उसको बहुत एनरिच करना है, तो ये प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम होता है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट्यूम और मेकअप्स के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो कास्ट है, आपका जो एक्टर्स है, ये किस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनेंगे। या आपका कोई पीरियड फिल्म है तो पीरियडिक की तरह आपको कॉस्ट्यूम तैयार करना पड़ेगा और उनको मेकअप भी कराना पड़ेगा। और इसके बाद प्रोडक्शन यानी शूटिंग में हम क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या स्टेप्स ख्याल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स को आपको जानना चाहिए। उसमें जैसे लाइटिंग, कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, कैमरा मूवमेंट, इस तरीके का स्टेप्स आपको जानना चाहिए। जैसे फ्रेमिंग क्या है, जैसे ये अगर इसी कोई एक विजुअल हम क्रिएट करना चाहे तो ये मेरा एक फ्रेम है कि ऐसा मुझे फ्रेम रखना है, और इसके अंदर कंपोज करना है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है, ये आर्टिस्ट यहाँ पर रहने वाला है, ये लाइट्स यहाँ पर रहने वाला है, पीछे ये पोल्स जो स्ट्रीट लाइट दिख रहा है ये ऐसे रखने वाला है। तो ये मैं कंपोज करूँगा, हो सकता है ये लाइट्स यहाँ ना रख के ये पोजीशन पे रखूँ, तो ये मैं कंपोज कर सकता हूँ ताकि मुझे मेरा जो फ्रेम है और भी अच्छा लगे और मेरे फिल्म के लिए ये जस्टिफाइड हो। और कैमरा मूवमेंट, हो सकता है कि मेरा फ्रेम में कैमरा लेफ़्ट से राइट मूव करेगा या राइट से लेफ़्ट मूव करेगा, ये भी शूटिंग के दौरान ये चीज़ ख्याल करना चाहिए और इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डेफिनेटली लाइटिंग, क्योंकि हो सकता है ये लाइट्स जो है ये फ्रेम पे अगर दिखा जाए इसमें डे लाइट्स है, तो सन को हम कैसे यूज़ करेंगे या आर्टिफिशियली भी कोई आगे हमें लाइट्स देना है तो उसको हम कैसे, कहाँ से दे, उसका शेडो कैसे बनेगा, वो शेडो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हर चीज़ आपको शूटिंग के दौरान आपको ख्याल करना चाहिए। तभी आपका जो भी वीडियो होगा या जो भी फिल्म होगा बहुत अच्छा बनेगा। और नेक्स्ट, ये स्टंट एक पार्ट हो सकता है आपके फिल्म में। हो सकता है कि आपके फिल्म में जो एक्टर है, कोई फाइट सीक्वेंस है उस पे इनका एक्टिंग कराना डिफ़िकल्ट है, ये नहीं कर पाएंगे, इसको चोट लग सकता है
या इंजरी हो सकता है, तो आपको इसके लिए स्टंट पर्सन या स्टंट मैन हायर करना चाहिए। आपके फिल्म में साउंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप कोई भी कंटेंट बनाइए, ऑडियो विजुअल कोई भी कंटेंट बनाइए जहाँ पर ऑडियो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप ऑडियो एंड विजुअल के साथ ही उसको प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस के सामने। तो इसलिए आप खुद साउंड पर्सन हो या आपका कोई टीम में साउंड पर्सन है, तो उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन या उनको पूरा काम आना चाहिए। और सबको जो कंट्रोल करेगा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर, जो फिल्म का डायरेक्टर होता है शूटिंग के दौरान, उन्हीं का ही वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर हम कहें, उसी टाइम उनका ही बात से, उनका ही डायरेक्शन से कंप्लीट फिल्म शूटिंग जो है उन्हीं के डायरेक्शन से ऑपरेट होता है। और नेक्स्ट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कैटरिंग पार्ट है, मतलब अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्रूज़ को लेकर काम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को खाना खिलाना भी है समय पे, नहीं तो आपका जो भी शूटिंग है वो हैम्पर करेगा। तो ये जितने पॉइंट्स थे, ये शूटिंग में आपको ये चीज़, ये हर पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। अभी हम चलते पोस्ट प्रोडक्शन में। शूटिंग पार्ट हो गया, जो प्रोडक्शन था, इसके दौरान हमने ऑडियो एंड विजुअल सब कुछ कैप्चर कर लिए, और इस कैप्चर किया गया जो भी कंटेंट है, इसको हमें प्रॉपर तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि सब मटेरियल्स जो है वो डिजिटल कंटेंट है। फिर हम एडिटिंग करेंगे, ऑडियो विजुअल जो भी मटेरियल है उसके साथ हमें एडिटिंग करना पड़ेगा। और ये क्या है एडिटिंग, इसका स्टेप्स हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर हमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हम दे सकते हैं। अगर हमें पिक्चर में कोई स्पेशल आर्टिफिशियली कोई इफ़ेक्ट्स क्रिएट करना है, हो सकता है हमने बॉम्ब ब्लास्ट का कोई सीन था और कोई एक छोटा सा पटाखे से हमने शूटिंग किया था, लेकिन अब जब एक्चुअल फिल्म में दिखाना है, उसको बहुत लार्जर स्केल में दिखाना है, तो हम आर्टिफिशियली स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर पोस्ट प्रोडक्शन का जो पार्ट्स है, फिल्म जब बन जाता है फिल्म, हमें उसमें टाइटल्स और क्रेडिट्स देना पड़ेगा कि फिल्म का नाम क्या है। जैसे फिल्म हम देखते हैं कि उसमें पहले फिल्म का नाम आता है, कुछ आर्टिस्ट का नाम आता है, और एंड में जो भी फिल्म का क्रूज़ है उसका लिस्ट स्क्रॉल होते हुए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक जाता है। तो इसका डिटेल भी हमें उसमें देना चाहिए। इसके साथ म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये साउंड का ही पार्ट है। म्यूज़िक में सॉन्ग हो सकता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो सकता है, इस तरीके का जो भी, और कोई भी दूसरे जो साउंड इफ़ेक्ट्स है उसको भी हमें पोस्ट प्रोडक्शन में करना है। और फाइनली साउंड्स का जो भी म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसका साउंड मिक्सिंग भी हमें करना है प्रॉपर तरीके से। और फाइनली जो साउंड जब बन जाता है और एडिटिंग जब हो जाता है, तो एडिटिंग किया हुआ वीडियोस के साथ, पिक्चर्स के साथ साउंड को मार्च करके एक फाइनल आउटपुट यानी कोई वीडियो कंटेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट। इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फिल्म अगर आपने बनाया, जैसे सिनेमा हो गया, इसको अगर आपको सिनेमा हॉल में रिलीज़ करना है तो आपको उसके लिए, या टेलीविज़न में रिलीज़ करना है उसके लिए आपको फिल्म सर्टिफिकेशन कराना ज़रूरी है। फिर आपको मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपका सिनेमा ऑडियंस के पास पहुंचेगा नहीं, या लोग देखने नहीं आएंगे सिनेमा हॉल में। और फिर आपका जो फिल्म है ये आपका ओन सोल, आपका प्रॉपर्टी है। अगर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर का ये प्रॉपर्टी बन जाता है, और इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियमानुसार इसको आपको कॉपीराइट्स कराना पड़ेगा। कॉपीराइट्स एक्ट के हिसाब से ये आपका राइट्स बन जाएगा। और फाइनली ये फिल्म आपका सिनेमा जो है उसको एग्जीबिशन करना है, और दैट इज़ रिलीज़। तो आपका सिनेमा अल्टीमेटली सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगा। अभी हम फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये इंडियन गवर्नमेंट का ही जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसी के अंदर आता है। और ये जब बना था, ये सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के हिसाब से ये रेगुलेटरिंग अथॉरिटी बना था। इसका जो भी नॉर्म्स है, जो भी गाइडलाइंस है, ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ये सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? अगर आप आपके फ़िल्म, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका फ़िल्म सिनेमा हॉल या टेलीविज़न के लिए रिलीज़ करना चाहते हैं, अगर उसमें में ही आपको दिखाना है, तो आपको ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। या हो सके आपका फ़िल्म कहीं फेस्टिवल में, फ़िल्म फेस्टिवल में जा रहा है और जहाँ पर फ़िल्म सर्टिफिकेशन के साथ अथॉरिटी चाहते तो भी आपको फ़िल्म सर्टिफिकेशन कराना है। और इसी का बहुत सारे रूल्स है, जैसे इसका जो रूल्स फॉलो करना पड़ता है, कोई वायलेशन ना हो आपके फ़िल्म में, कोई सोसाइटी को हर्ट करने वाला कोई चीज़ ना हो, धर्म को हर्ट करने वाला चीज़ ना हो, ऐसे बहुत सारे रूल्स लिखा हुआ है। और इसका गाइडलाइंस जो है, आप ये CBFC के ये जो लिंक मैंने दे के रखा है, इससे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपने फिल्म मेकिंग का एक बेसिक प्रोसेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये मैं आप लोगों को बताया। और इससे ज़रूर आप लोगों को बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। जो फिल्म मेकिंग को लेके काम कर रहे हैं उनको तो पता ही है, और जो इस फील्ड में आना चाहता है या जो इस फील्ड को लेके पढ़ाई करना चाहता है, उनके लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिट मिलेगा। फिल्म जब हम बनाते हैं या कोई वीडियो कंटेंट बनाते हैं, या आप कुछ एक आपके घर में भी कुछ शूट करेंगे, तो कम से कम आपको एक कैमरा का ज़रूरत है, या आप मोबाइल फ़ोन से आपका साउंड या कैमरा के थ्रू आप रिकॉर्ड करेंगे। तो हम अभी इस पार्ट में देखते कि किस तरीके का टेक्नोलॉजी हम फिल्म मेकिंग में यूज़ करते हैं, और इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको इस लेक्चर के दौरान आपको मिल जाएगा। जो मेन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, जिनमें डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड। डायरेक्शन छोड़ के सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड तो डेफिनेटली टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है ही। डायरेक्शन को कभी कभी हम नहीं मानते, लेकिन डायरेक्टर को भी कोई कोई चीज़ ज़रूरत होता है आज के टाइम पे, क्योंकि डिजिटल मीडियम में हम काम करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट से। डायरेक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर को बहुत सारे चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्क्रीन प्ले इनके पास होनी चाहिए। हो सकता है कि डायरेक्टर खुद लिखा है या कि और किसी से स्क्रीन प्ले लिखा गया हो। उनको मैग्नीफिकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। और डायरेक्टर्स कभी कभी व्यू फाइंडर भी यूज़ करता है, जिसको डायरेक्टर्स व्यू फाइंडर कहते हैं। तो स्क्रीन प्ले क्या है, ये हम देखते हैं। देखिए, एक स्क्रीन प्ले का पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि स्क्रीन प्ले क्या है, जिसमें एक नरेशन जो भी है, स्टोरी का जो नरेशन है, कंप्लीट नरेशन, स्क्रिप्ट का जो कंप्लीट डिटेल, जिसमें मूवमेंट, एक्शंस, एक्सप्रेशन एंड डायलॉग, कैरेक्टर का डायलॉग्स, टाइम, कैमरा एंगल, ये डिटेल, जितना आप डिटेल देंगे उतना ही आपको शूटिंग के दौरान आपको हेल्प होगा। उस स्क्रिप्ट को तब हम शूटिंग स्क्रिप्ट भी कह सकते। और स्क्रीन प्ले कुछ आजकल सॉफ्टवेयर में भी लिखा जाता है। जैसे बेसिकली अगर आपको तो पेन पेपर में अगर आप नहीं लिखना चाहते, तो आप एक बेसिक जो सबके पास होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें भी आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ स्क्रीन प्ले का कुछ सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसमें आप प्रॉपरली स्क्रीन प्ले जैसे लिखा जाता है उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे फाइनल ड्राफ्ट, सेलटेक्स, फेडिन, मूवी मैजिक, इस तरीके का सॉफ्टवेयर से आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। इनमें से आपको तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सबके पास होता ही है। और फाइनल ड्राफ्ट जो है, ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर है। तो आप अभी देखिए एक स्क्रीन प्ले किस तरीके का दिखने में होता है। ये देखिए एक स्क्रीन प्ले, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सीन है, ये लोकेशन कहाँ का है, ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, टाइम क्या है, शॉट का डिटेल्स भी यहाँ पर लिखा गया है, और जो भी कैरेक्टर है उनके डायलॉग से। तो आप जितने डिटेल में लिखेंगे उसी तरीके से आपका ये स्क्रीन प्ले शूटिंग के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन स्क्रीन प्ले लिखने का जो टेक्निक है, ये सिखाया जाता है। अगर किसी को मालूम है तो खुद लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ाई करना भी ज़रूरत पड़ता है कि स्क्रीन प्ले लिखते कैसे है। तो हम नेक्स्ट देखते डायरेक्टर्स व्यू फाइंडर को। तो डायरेक्टर्स व्यू फाइंडर किस तरीके का होता है, ये
एक डायरेक्टर्स व्यू फाइंडर है। डायरेक्टर्स कोई भी शॉट लेने से पहले इस तरीके का व्यू फाइंडर से देख सकता है। और जो पहले मैंने कहा था मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन जांच करने के लिए कौन से मैग्नीफिकेशन हमें वो शॉट किस तरीके का लेना है, बहुत क्लोज में लेना है, बहुत वाइड में लेना है, किस तरीके से लेना है, ये डायरेक्टर्स व्यू फाइंडर के थ्रू डायरेक्टर जांच कर सकता है। पूरा फिल्म का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट हैंडल करता है, जिसमें कैमरा पर्सन होता है। फिल्म में डीओपी भी कहा जाता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। कोई टेलीविज़न में काम करता है तो कैमरामैन कहते हैं। तो सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ चाहिए? कैमरा चाहिए, लेंसेस चाहिए और लाइट्स चाहिए। ये तीन मेन चीज़ जो है सिनेमाटोग्राफर्स को ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिल्म का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ये तीनों इक्विपमेंट के बगैर संभव नहीं है। अगर आप एक बड़ा स्केल में फिल्म क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप छोटे आपके मोबाइल के थ्रू या आपके पास कोई छोटा सा कैमरा है उसके थ्रू कम बजट में काम करना चाहते, फिर भी ये तीनों चीज़ आपको चाहिए। आप लाइट्स के बगैर कैमरा ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमरा में कोई भी पिक्चर लेने के लिए आपको लाइट्स चाहिए, क्योंकि लाइट से रिफ्लेक्ट होके ही कैमरा के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कैरेक्टर का इमेज आएगा और वो लेंस के थ्रू आएगा। तो ये तीनों पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कैमरा में कुछ सेगमेंट है, जैसे अगर हम प्रोफेशनल बात करते हैं तो प्रोफेशनल मूवी कैमरा, कैमकॉर्डर्स एक सेगमेंट होता है, डीएसएलआर होता है, एक्शन कैमरा आजकल बहुत यूज़ होता है फिल्म में या छोटे मोटे प्रोजेक्ट में लोग खूब यूज़ करते हैं, और मोबाइल कैमरा जब आपके पास कुछ ना हो, अगर आप छोटे आपके पास मोबाइल कैमरा से ही आपको शूट करना है और ये सबके पास आज के टाइम पे होता है, तो आप इससे भी आपका शूटिंग कर सकते हैं। और लेंसेस में डिफरेंट तरीके के लेंसेस होते हैं। मैंने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लेंसेस की यहाँ पर नाम लिखा है, जिसमें से वाइड एंगल लेंस, नॉर्मल लेंस, टेलीफोटो लेंस, प्राइम लेंस, जूम लेंस और मैक्रो लेंस। मोस्टली हमें जूम लेंस ये टर्म सब लोग जानते हैं, बाकी लेंसेज शायद प्रोफेशनल या जो यूज़ करते हैं वो छोड़ के इस फील्ड के बारे में नहीं जानते, उनको पता नहीं है। लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का लेंस है और क्यों चाहिए और किस तरीके का फोटोग्राफ्स इससे लिया जाता है। और लाइट्स में जो है उसमें टंगस्टन लाइट्स, फ्लूरोसेंट वीडियो लाइट्स, HMI लाइट्स और LED लाइट्स, इस तरीके के लाइट्स यूज़ होता है। तो पहले हम चलते हैं कैमरा की तरफ। तो प्रोफेशनल मूवी कैमरा इस तरीके का होता है। ये दोनों पिक्चर आप देखिए, इस तरीके का प्रोफेशनल, जब आप बहुत लार्ज स्केल में फिल्म बनाएंगे या आप कोई फिल्म स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, तब आपको इस तरीके का कैमरा में शूट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअली इस तरीके का कैमरा हायर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, परचेस करना तो और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। जब सिनेमा बनता है, बहुत बिग बजट्स में सिनेमा होता है, तभी लोग इस तरीके का कैमरा यूज़ करते हैं। इसका रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है कैमकॉर्डर। इसका फोटोग्राफ्स देखिए एक बार, किस तरीके का होता है कैमकॉर्डर। से भी आप बहुत अच्छे अच्छे फिल्म शूट कर सकते हैं या छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैमकॉर्डर का कैटेगरी है। और नेक्स्ट है DSLR कैमरा या मिररलेस कैमरा। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके का क्वालिटी के वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टिल फोटोग्राफ्स तो डेफिनेटली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग कंपनीज़ के मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिए। तो ये DSLR कैमरा और मिररलेस कैमरा, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस में कोई और लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और एक जो कैटेगरी है एक्शन कैमरा, ये बहुत ही छोटा कैमरा होता है और जहाँ पर बड़े कैमरा प्लेस करना संभव नहीं है, आप इस तरीके का कैमरा यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं लेंसेज के बारे में, किस तरीके का लेंसेज हम यूज़ करते हैं। आपको डिफरेंट तरीके का लेंसेज के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, या आप इस तरीके का लेंस लेके शूट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया ये वाइड एंगल लेंसेज है, कुछ इस तरीके का दिखने में होता है वाइड एंगल लेंसेज। ये है नॉर्मल लेंस। ये नॉर्मल लेंस क्यों है, इसका नाम क्यों है?
इसके थ्रू जो पिक्चर्स या जो वीडियो आप कैप्चर करेंगे वो इमेज कुछ इस तरीके का होगा जैसे हम अपने नॉर्मल आई जैसे देखते हैं उसी तरीके का सेम इमेज ये लेंस के थ्रू आप कैप्चर कर सकते हैं, इसीलिए इसको नॉर्मल लेंस कहा जाता है। एक तीसरा है ये टेलीफोटो लेंस, एक है प्राइम लेंस। ये बहुत कॉस्टली लेंस होता है प्राइम लेंस, और जो सब लोग जानते हैं और सबको जो बेसिक आइडिया के जूम लेंस, तो ये जूम लेंस इसी तरीके का दिखने में होता है। और ये है मैक्रो लेंस। ये नाम भी सबको नहीं पता है, जो कैमरा के बारे में जिनको नॉलेज है उन्हीं को ही पता है। और ये किस तरीके का फोटोग्राफ्स लेते हैं, ये बहुत ही शार्प क्लोजअप्स फोटोज़ या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का आप इससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे फ्लावर्स, आपका प्लांट्स, इंसेक्ट्स या कोई प्रोडक्ट्स, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में आपको कोई प्रोडक्ट शो करना है, बहुत ही छोटा प्रोडक्ट हो लेकिन उसको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाना है, तो आप मैक्रो लेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए लेंस का कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने पहले कह रहा था कि लेंस का जो अलग अलग लेंसेस है, अलग अलग लेंसेस किस तरीके का फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में लेंसेस फिक्स किया गया है लेकिन पिक्चर डिफरेंट होते जा रहे हैं। ये बहुत दूर है, ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है सेंटर में, देखिए ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अभी ये ऑब्जेक्ट थोड़ा नज़दीक आया, ये इसमें और थोड़ा आया, इसमें और भी आया, और इसमें बहुत ही नज़दीक आया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? अलग अलग तरीके का लेंसेस यूज़ किया गया। जैसे वाइड एंगल लेंस इसमें यूज़ किया गया, तभी ये इतने वाइड पिक्चर आए। ये नॉर्मल लेंस यूज़ किया गया, जैसे नॉर्मल लेंस की जगह पे ये आँखों, ये देखिए आइज़ का एक फ़ोटो दिया हो गया है, क्योंकि नॉर्मल लेंस हमारे आइज़ जैसे देखता है उसी तरीके से नॉर्मल लेंस कैप्चर करता है। फिर यहाँ पर दिया मीडियम टेलीफोटो, जैसे बेसिकली 70 mm से लेके 135 mm तक का मीडियम टेलीफोटो, क्योंकि टेलीफोटो के कैटेगरी में भी आ जाता है। बेसिक जूम लेंस इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें आप देखिए ये फ़ोटोग्राफ और भी नज़दीक आ गया। और टेलीफोटो जो रेंज है, इस टेलीफोटो में ये 200 mm में ये और भी नज़दीक, 300 में और भी क्लोज। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने mm में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है पिक्चर में। अगर आप बहुत दूर का कोई पिक्चर बहुत नज़दीक लेना चाहते हैं तो आपको 300 mm का एक टेलीफोटो लेंस ज़रूरत होगा। इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन में आप लेंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाइड शॉट लेना है, बहुत पहाड़ में जाके आपको बहुत वाइड, पहाड़ के लेफ्ट से लेके राइट तक का लार्ज स्केल में आपको दिखाना है, फ़ोटो लेना है, तब आप वाइड एंगल लेंस 10 mm का या 18 mm का इस तरीके का आप लेंस खरीद सकते हैं, या आपको फिल्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो एक सिनेमाटोग्राफर को, एक कैमरा पर्सन को हर लेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कब कौन सा लेंस हमें यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि उसके लिए ये सेशन 5-6 घंटे का सेशन बन जाएगा। और एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरीके का आप ये लेंस यूज़ करके आप किस तरीके का फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। आर्किटेक्चर, लैंडस्केप, नॉर्मल लेंस से आप स्ट्रीट, डॉक्यूमेंट्री, या टेलीफोटो, बेसिक जो टेलीफोटो जूम लेंस से आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं, और टेलीफोटो से आप स्पोर्ट्स, बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ के फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बर्ड्स बहुत दूर में हो सकता है, वाइल्ड लाइफ में जाएंगे तो नज़दीक आप पहुंच नहीं सकते। तो इस तरीके का लेंस आप यूज़ करके वीडियो या स्टिल फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ लाइट्स के बारे में। टंगस्टेन लाइट मैंने पहले कहा था, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। टंगस्टेन, हमें ये शब्द सबको पता है कि टंगस्टेन क्या है। घर में जो बल्ब होता है, या पहले होता था, आजकल तो एलईडी या सीएफएल लाइट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो टंगस्टेन बल्ब थोड़ा सा इसी तरीके का कलर जनरेट करता है। फिल्म में भी इस तरीके का लाइट्स यूज़ होता है। फ्लूरोसेंट लाइट्स, जो नॉर्मल घर में ट्यूब लाइट्स हम कहते हैं, दिखने में ट्यूब लाइट जैसा है लेकिन ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लाइट्स होता है। और तीसरा है ये HMI लाइट्स। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख लीजिए, ये लाइट्स है, और ये लाइट
बहुत ही लार्ज स्केल को आपको इनलाइट करना है तो आप इस तरीके का लाइट यूज़ कर सकता है। और एलईडी लाइट्स, तो फिल्म के लिए एलईडी लाइट्स डिफरेंट तरीके का होता है। तो इस तरीके का लाइट्स कॉम्पैक्ट सेटअप या आपके घर में या आपके पास इस तरीके का सेटअप आप रख सकते हैं या कहीं भी बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं ये एलईडी लाइट्स को, और आप आपके प्रोजेक्ट्स में, वीडियो प्रोजेक्ट्स में या फिल्म में या सिनेमा में आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम जानने का कोशिश करते हैं अभी कलर टेम्परेचर के बारे में। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टेक्निकली आपको जानना चाहिए, या अगर कोई इसको लेके बहुत डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक आइडिया ये है कि कैमरा और लाइट्स, जब कोई भी आप ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ्स लेंगे उसके ऊपर किस तरीके का लाइट्स है या आप किस तरीके का लाइट क्रिएट करना चाहते हैं उसी तरीके से आपको इनलाइट करना चाहिए, या उसी तरीके से लाइट देनी चाहिए कि उसमें आप फ्लोरोसेंट लाइट देंगे या एचएमआई लाइट देंगे या एलईडी लाइट्स देंगे या टंगस्टन लाइट्स देंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर आप टंगस्टन लाइट देंगे तो कैमरा में भी आपको उसी तरीके का सेटिंग्स करना पड़ेगा। और कलर टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है। ये देखिए 3200 केल्विन से लेके 12,000 केल्विन तक का एक स्केल दिया गया है। अगर कलर टेम्परेचर नीचे की तरफ जाता है तो ये रेडिश टोन जनरेट होता है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई भी लाइट्स हो और अगर कलर टेम्परेचर वाला उस तरीके का लो कलर टेम्परेचर वाला कोई लाइट्स पड़ा है तो रेडिश टोन जनरेट करेगा। और बहुत सनी डे में या डे में ब्लूइश टोन हो जाएगा। अलग अलग कलर टेम्परेचर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके जो विजुअल आप कैप्चर करेंगे वो सही तरीके से कैप्चर होगा, और उसी तरीके से आपको आपके कैमरा और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आप लाइट, आर्टिफिशियल लाइट देंगे वो सही होनी चाहिए। हम जो शूट करेंगे उसको कलर करेक्शन करना पड़ेगा। हम जो शूट करेंगे, जो भी फिल्म कंटेंट या जो भी वीडियो कंटेंट हम शूट करके ले आएंगे, उसका कलर कैसे रहेगा, उसका कलर को हम किस तरीके से और ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जब डिजिटल मीडियम आ चुका है, हम इसका पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करके हम उसको और भी अच्छे तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। ये कलर करेक्शन ऐसा है कि अगर आप आपके कैमरा के थ्रू जो भी शूट किया, एडिट हो गया और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये जो कलर है वो सही नहीं आ रहा है या उसका ब्राइटनेस कम है, मुझे उस कलर नेचुरल चाहिए, तो जब हम उसको नेचुरलिस्टिक तरीके से हम दिखाना चाहेंगे जो हमारे ह्यूमन आई एक्चुअली में दिखता है। अगर मैं कोई फेस का वीडियो कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद दिख रहा है कि वो सही नहीं दिखा रहा है, तो मुझे कलर करेक्शन करना पड़ेगा। इसका अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसका मैं बता दूंगा किस तरीके का, कौन से सॉफ्टवेयर में काम हो सकता है। फिर हम और एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको कहते हैं कलर ग्रेडिंग। ये भी एक टेक्निकल प्रोसेस है। हमने कलर करेक्शन तो कर लिया, लेकिन कलर ग्रेडिंग फिर करने का क्या ज़रूरत है। अगर मुझे कोई इमेज क्रिएटिव तरीके से दिखाना है कि हो सके मेरे फिल्म में एक ड्रीम सीक्वेंस हो, और ड्रीम सीक्वेंस को कोई कैरेक्टर दिख रहा है ड्रीम, उस विजुअल का मैं कलर डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहता हूँ, अननेचुरल तरीके से, तो इस तरीके का जो एलिमेंट्स या होल फिल्म का एक लुक, कलर लुक ही मैं चेंज करना चाहता हूँ आर्टिफिशियली तरीके से, जो एक्चुअली में नहीं होता है, तब इस प्रोसेस को हम कलर ग्रेडिंग कहेंगे। तो ये कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग दोनों ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको करना पड़ेगा, जिनमें से कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक है दाविंची रिजॉल्व, एडोब प्रीमियर प्रो सीसी, फाइनल कट प्रो 10। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय पे, और ये ऐसे एडिटिंग का भी सॉफ्टवेयर है, और इस तरीके का सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ शॉट्स के एग्जांपल, जैसे ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, ये लॉन्ग शॉट इसको कहते हैं, ये मीडियम शॉट, ये क्लोजअप, ये भी क्लोजअप, ये एक्सट्रीम क्लोजअप,
और अभी देखिए ये शॉट्स का कॉम्बिनेशन करके फिल्म में कैसे यूज़ किया जाता है। और ये फिल्म है द गुड, द बैड एंड द अगली। अभी हम शुरू करते एडिटिंग प्रोसेस। जब शूटिंग हो जाता है उसके बाद जो भी ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट बन जाता है, एक एडिटर को लेके आपका ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट एक साथ उसको सिंक करके, सिंक्रोनाइज करके आप एडिटिंग का काम शुरू करेंगे। और अल्टीमेटली आपको एक फाइनल आउटपुट क्रिएट करना है। जो कंटेंट है इसको प्रॉपरली रीअरेंज करके एक नया मीनिंग आपको क्रिएट करना है। और ये कंप्लीट प्रोसेस आपका एडिटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। और इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स जो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स है, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स है, जैसे ये एडोब प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो। मैंने ऑलरेडी पहले एक बार आपको बताया कि कलर करेक्शन में भी ये यूज़ होता है। तो ये एडोब प्रीमियर प्रो सीसी और फाइनल कट प्रो 10 और भी कुछ है, जैसे ये कोरेल वीडियो स्टूडियो, अल्टीमेट, आई मूवी या पिनाकल स्टूडियो। इस तरीके के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से आप एडिटिंग कर सकते हैं। और आप मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे शूट कर चुके हैं और आपके पास कोई और भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर बहुत ही पॉपुलर है। ये क्विक भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है मोबाइल में एडिट करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि एडिटिंग सेटअप किस तरीके का होता है। ये है एडिटिंग सेटअप। ये डेस्कटॉप पे आप ऐसे विंडोज़ या मैक वर्जन में आप काम कर सकते हैं। और ये है एक इंटरफेस एडिटिंग का। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे आप काम कर सकते हैं, उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ये है एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको कह रहा था, फाइनल कट प्रो। ये फाइनल कट प्रो, ये देखिए लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ऊपर लिखा हुआ है फाइनल कट प्रो। और ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। और
इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखने में होता है और ऑलरेडी मैंने टाइमलाइन पे कुछ फुटेज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ताकि आपको मैं दिखाऊं कि एक्चुअल रॉ फुटेज किस तरीके से दिखने में होता है और उससे कैसे हम एडिट करके बेस्ट शॉट चूज़ करके कैसे हम काम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ शॉट्स और क्लिप्स। Let's not make this awkward. Make this. You're the one who started this debacle. I started no debacle. I disagree. Well then. Yeah, well then. Listen, if you just lock the door when you take a shower, there would be no issue. Are you kidding? You are the worst roommate ever. Why? Because I took a quick snapshot of you showering? Yes! Well, no, but yes! But then you Twittered it to everybody! So? You brought. No publicity is bad publicity. Do it again, you're right. Are you kidding? Are you kidding? You are the worst roommate ever. Why? Because I took a quick snapshot of you showering? No! Well, yes, but no! Then you Twittered it to everybody! No! But yes, but no! You then took the picture and Twittered it to everybody! तो आपने देखा रॉ फुटेजेस और अभी इस रॉ फुटेजेस से अच्छा टेक्स्ट चूज़ करके दोनों एंगल के सेम डायलॉग्स जब चल रहा है दोनों साइड्स के, कभी ये पर्सन का कभी इस पर्सन का डायलॉग चूज़ करके कैसे हम एक सीन डिज़ाइन कर सकते हैं अपने फिल्म के लिए और इसी तरीके से कंप्लीट एक फिल्म बन जाता है। तो मैंने यहाँ से कुछ बेस टेक्स्ट चूज़ करके बहुत बेसिक लेवल का मैंने एक एडिटिंग किया जो ये जगह पे है। देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है ये। Listen, if you just lock the door when you take a shower, there would be no issue. It was locked! Okay then, use a lock that's harder to pick. Are you kidding? You are the worst roommate ever. Why? Because I took a quick snapshot of you showering? No! But yes, but no! You then took the picture and Twittered it to everybody. तो ये था एक बेसिक एडिटिंग जो आपने देखा और किस तरीके से आप आपके फिल्म को एडिट कर सकते हैं। शॉट टेकिंग जब शूट करेंगे किस तरीके से आपको शॉट टेक करना है ताकि एडिटिंग टेबल पे बैठ के आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके छोटे प्रोजेक्ट हो, मोबाइल के भी प्रोजेक्ट हो या बड़े प्रोफेशनल कैमरा में भी आप शूट करें तो भी आपको ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए। तो आपने देखा एक एडिटिंग का बेसिक डेमो। अभी हम शुरू करते साउंड डिपार्टमेंट को लेके। जब फिल्म हम लोगों का बन जाता है आप तब क्या करेंगे? तब आपको फाइनली साउंड तैयार करना पड़ेगा और एक साउंड में किस तरीके का एलिमेंट्स होता है, जैसे आपके डायलॉग्स होंगे, उस फिल्म में उस कंटेंट में आपके वॉइस ओवर हो सकता है जिसको नरेशन भी कहा जाता है, आपके साउंड इफेक्ट्स होंगे डिफरेंट तरीके के, आपके म्यूज़िक होंगे और उस पे सॉन्ग्स होंगे। अभी हम देखते हैं साउंड का वर्कफ्लो कैसे होता है, साउंड का काम किस तरीके से आप करते हैं। पहला है डबिंग या सिंक साउंड। अगर आपका फिल्म शूट के दौरान आपने जो साउंड टेक किया फिल्म में भी वही डायलॉग आपको सुनानी है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंक साउंड, क्योंकि आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे। अगर वो डायलॉग आप रिप्लेस करेंगे और स्टूडियो में फिर से उस डायलॉग को आर्टिस्ट के थ्रू बुलवा के आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उस प्रोसेस को डबिंग कहेंगे। तो इस प्रोसेस में डायलॉग और नरेशन, आपका कोई वॉइस ओवर है तो आपको डेफिनेटली स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसके बाद आपको ये डायलॉग्स के साथ आपको ट्रैक लिंक करनी चाहिए। बहुत सारे ट्रैक्स इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे एनवायरमेंटल साउंड्स जिसको हम एम्बियंट साउंड कहते हैं, या नेचर का जो साउंड्स है, ये साउंड आपको एक अलग डायमेंशन, अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फिल्म में, वो नेचुरलिस्टिक फील देने के लिए। और दो तरीके के साउंड्स में हम डिवाइड करते हैं इसको, डाइजेटिक एंड नॉन डाइजेटिक साउंड। डाइजेटिक साउंड ये फिल्म में मान लीजिए आप डायलॉग्स छोड़ के बाकी जो इफेक्ट्स, अगर फिल्म में पिक्चर में जो इफेक्ट्स आपको दिख रहा है, अगर एक कार पास होके लेफ्ट से राइट जा रहा है और वो पिक्चर में दिख रहा है, फिल्म में दिख रहा है, तो वो साउंड डाइजेटिक साउंड है। और नॉन डाइजेटिक साउंड क्या है? जो पिक्चर में नहीं दिख रहा है लेकिन हमें कोई अलग एलिमेंट डाल के उसको एनहांस करना है।
दिखा रहे फिल्म में कि एक घर है और घर के आसपास से हमें क्रिएट करना है कि ये स्टेशन के नज़दीक रहने वाला एक घर है और ट्रेन का साउंड देना चाहते हैं, तो ये नॉन डाइजेटिक साउंड हो गया। फिर एक पार्ट होता है फॉली। ये क्या है, इसमें जैसे आपका फुट स्टेप, क्लॉथ का रैसलिंग, इस तरीके का साउंड्स जब हम क्रिएट करेंगे तो ये फॉली कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आपको फिजिकली स्टूडियो में कोई फॉली आर्टिस्ट के हेल्प के थ्रू ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसके बाद हम म्यूजिकल पार्ट्स में आते हैं, क्योंकि फिल्म में डेफिनेटली म्यूजिक होता है। दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक है सॉन्ग और दूसरा है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो डेफिनेटली म्यूजिक जो है ये म्यूजिक डायरेक्टर नॉर्मली करते हैं। अगर आपके जो फिल्म है या आपका जो वीडियो प्रोजेक्ट है इसमें हो सकता है आपके पास कोई बजट ना हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू आप रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप म्यूज़िक क्रिएटर है तो आप घर बैठे भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर के साथ। इसके बाद हम साउंड डिज़ाइनिंग एक पार्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के समय पे, क्योंकि साउंड डिज़ाइनर पर्टिकुलरली होता है जिनका काम है प्रॉपर तरीके से पूरा फिल्म को एनालिसिस करना। इसमें साउंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विजुअल के साथ, तो ये काम साउंड डिज़ाइनर का होता है। और जब ये सब कुछ हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्री मिक्सिंग करना। जब डायलॉग, आपका साउंड इफ़ेक्ट्स, फॉलीज, ये म्यूज़िक, सॉन्ग्स आता है, फिर साउंड मिक्सिंग इंजीनियर जो है उनका काम होता है पहले एक बेसिक प्री मिक्सिंग कर लेते ताकि फाइनल मिक्स, इसके बाद स्टेप जो होता है वो फाइनल मिक्सिंग। और फाइनल मिक्सिंग जब कंप्लीट हो जाता है, जब आपका फिल्म पूरा कंप्लीट है सब कुछ के साथ और डायलॉग जो आपके डायरेक्टर है वो सेटिस्फाइड हो जाता है या प्रोड्यूसर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो ये कंप्लीट फाइनल मिक्स स्टेज में ही ये ख़त्म हो जाता है ये पार्ट। और इसके बाद आपको डेफिनेटली ऑडियो का जो आउटपुट है वो लेके आपको एडिटर या एडिट हाउस में आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ऑडियो एंड वीडियो ये दोनों मर्ज करके आपका टोटल ऑडियो विजुअल कंटेंट का आउटपुट निकलेगा। तो अभी आपका जो साउंड इक्विपमेंट है उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। एक कैटेगरी है आपका लोकेशन साउंड। जो मैंने पहले कह रहा था कि लोकेशन साउंड का मतलब ये है कि अगर आप आपके शूटिंग के दौरान जो भी साउंड टेक किया वो ही अगर आपको रखना है फिल्म में और उस पर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना है, एडिशन आप ज़रूर कर सकते, वो साउंड आपका सिंक साउंड या लोकेशन साउंड बन जाता है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, वायरलेस सिस्टम चाहिए, वायरलेस लेवलियर सिस्टम चाहिए, ऑडियो मिक्सर चाहिए, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर चाहिए और डेफिनेटली एक हेडफोन चाहिए। और इसके बाद जो पार्ट है वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग का पार्ट है। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में क्या क्या होता है, अगर आप डबिंग करेंगे या बाकी जो स्टूडियो का पार्ट है उसके लिए आपको माइक्रोफोन चाहिए स्टूडियो में, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन चाहिए, क्योंकि आपको डिजिटली काम करना है तो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑपरेट होता है। और डिजिटल मिक्सर चाहिए और स्पीकर्स चाहिए। और ये स्टूडियो का जो काम हम करेंगे ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगा। और वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलर कुछ सॉफ्टवेयर है साउंड का पोस्ट प्रोडक्शन और म्यूज़िक का पोस्ट प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग का, वो कुछ इस तरीके का है। जैसे ये प्रो टूल्स है, इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे। ये न्यूएंडो एक है। और म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए आप लॉजिक प्रो यूज़ कर सकते हैं या क्यूबेस और एक सॉफ्टवेयर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखिए लोकेशन साउंड में किस तरीके का इक्विपमेंट होता है। ये माइक्रोफोन है जो लोकेशन साउंड्स के लिए यूज़ होता है। ये एक मिक्सर है लोकेशन साउंड के लिए, ये यूज़ होता है। ये रिकॉर्डर है, डिजिटल रिकॉर्डर, बहुत ही पॉपुलर एक रिकॉर्डर है। ये बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट है। ये जितने सारे इक्विपमेंट है ये कॉस्टली इक्विपमेंट है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से साउंड रिकॉर्ड करना है और बहुत क्लियर साउंड रिकॉर्ड करना है, तो आपको बहुत हाई एंड इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए। ये वायरलेस सिस्टम है, वायरलेस लेवलियर सिस्टम्स। ये एक पोर्टेबल रिकॉर्डर है, आजकल बहुत लोग इंडिविजुअली भी खरीद के यूज़ करते हैं। और ये एक हेडफोन्स है। और स्टूडियो रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है उसमें आपको डेफिनेटली स्टूडियो का एक माइक्रोफोन, हेडफोन्स चाहिए। अगर आपको डबिंग करना है या फॉली रिकॉर्डिंग करना है तो आपको ये दोनों का ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक मिक्सर या कंसोल, डिजिटल कंसोल आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप
आपको अगर म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है स्टूडियो के अंदर तो आपको सॉफ्टवेयर, उसके साथ आपको इस तरीके का इक्विपमेंट, जो ये मिडी कीबोर्ड इसको कहते हैं, और डेफिनेटली आपको स्पीकर्स, फिल्म मिक्सिंग के लिए आपको बड़े बड़े स्पीकर्स का ज़रूरत होता है। म्यूज़िक के लिए तो छोटा स्पीकर में भी आपका काम हो जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो प्रो टूल्स में कह रहा था, ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इसी तरीके का दिखने में होता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिक्सिंग स्टूडियो किस तरीके का होता है। ये देखिए, ये एक मिक्सिंग स्टूडियो है, और ये इतने बड़े लार्ज स्केल में जब आप प्रोफेशनल फिल्म फाइनली मिक्स करेंगे तो इतने बड़े मिक्सर, डिजिटल मिक्सर कंसोल आपका ज़रूरत पड़ता है। और सामने इस तरीके का स्क्रीन होता है, पीछे से आपका प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगा और आप मूवी देख के आपका पूरा साउंड मिक्सिंग इस पे करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं मोबाइल में फ़िल्म बनाऊँ तो कैसे होगा। तो मोबाइल में फ़िल्म बनाने का जो आपका मकसद होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तब आपको इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े जगह पे आपको जाके खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं प्रो टूल सॉफ्टवेयर में आप कैसे काम कर सकते हैं और उसका एक बेसिक डेमो। तो आप अभी ये देख रहे हैं, ये एक ऑडियो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रो टूल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था। और इसमें एक फिल्म का प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देखिए, ये वीडियो ट्रैक्स है। इसमें आप डिफरेंट तरीके से ट्रैक्स को, इसमें जितने मर्जी आप ट्रैक्स इस पे ओपन करके आपका काम कर सकते हैं, जिसमें डायलॉग्स, साउंड इफ़ेक्ट्स, फॉली साउंड्स, म्यूज़िक, एम्बियंस, हर चीज़ आप इसमें डाल के आपका प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले खाली डायलॉग एक बार सुनाता हूँ, उसके साथ बाकी इफ़ेक्ट्स के साथ कैसे सुनाई देता है आपको पता चलेगा। ज़रूर ज़रूर, पर तेरी मम्मी साड़ी वाट देख रही होती है। आ जा आ जा। और पूरे प्यारे पुत्र जेड़े वेले तू वापस जासी ना, मैं तेन फिर गड्डी च बिठावा। आ जा हुन, आ जा आ जा आ जा आ जा। तो ये कुछ पोर्शन था एक डायलॉग्स का। तो इसी पोर्शन में अगर बाकी सब ट्रैक्स हम ओपन कर देते कि जो भी इफ़ेक्ट्स है, एम्बियंस है, नेचर का साउंड्स जो भी आएगा कैसे सुनाई देता है, सुनिए एक बार। नहीं जाना। आ जा मेरे प्यारे पुत्र, आ जा आ जा। मामा मैंने नहीं जाना, मैंने गड्डी में बैठना। ज़रूर ज़रूर, पर तेरी मम्मी साड़ी वाट देख रही होती है। आ जा आ जा। नहीं जाना। और पूरे प्यारे पुत्र जेड़े वेले तू वापस जासी ना, मैं तेन फिर गड्डी च बिठावा। आ जा हुन, आ जा आ जा आ जा आ जा। ओ बाप्या, कुड़ी की कहंदी है। आपने सुना कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कोई भी साउंड, आपका म्यूज़िक पार्ट हो, सॉन्ग हो, सब कुछ इस पे डाल के आप काम कर सकते हैं। और बहुत ही ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है ये प्रो टूल्स, और वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े मूवीज़ का काम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। तो इस तरीके से आप आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सॉन्ग का, एक म्यूज़िक का सेशन भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रो टूल्स सॉफ्टवेयर में एक सॉन्ग, एक गाने का रिकॉर्डिंग किया गया एक प्रोजेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली ये जो है ये ट्रैक्स है, ऑडियो ट्रैक्स है, म्यूज़िक है, इसमें वॉइस है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का और भी लेयर्स है। तो इसको कॉम्पैक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप सुनिए ओनली म्यूज़िक, कुछ पोर्शन। तो ये था खाली म्यूज़िक। अभी आपको मैं एक वॉइस सुनाता हूँ, कैसे ये वॉइस सुनाई देगा। हसरतों को हकीकत में बदल दूं, बहकने कुछ पलों को साथ चल दूं, मैं को मिला के दिलकशी। तो ये खाली वॉइस था। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, और ये प्रोसीड्यूर किस तरीके से ये वॉइस को ये इफ़ेक्ट दिया जाता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अभी आप इसका एक साथ जब सॉन्ग, कंप्लीट सॉन्ग जब बन जाता है, किस तरीके से इसको सुनाई देता है, आप ये सॉन्ग सुनिए।
मद भरी नशीले डोर डाले लड़खड़ा जाए अरमान चख के रस के प्याले हसरतों को हकीकत में बदल दो बहकने कुछ पलों को साथ चल दो मैं को मिला के दिलकशी में नहा लूं रात ये मद भरी नशीले डोर डाले लड़खड़ा जाए अरमान चख के रस के प्याले। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन और इस प्रेजेंटेशन से ज़रूर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा था और मैंने कोशिश किया इसको ब्रीफ रखने के लिए। और इस फील्ड में, मैं पहले भी कहा है कि इस फील्ड में किसी को बहुत डिटेल में जानना है तो अब ज़रूर कोई न्यू कमर्स है तो उनको पढ़ाई करना चाहिए, और जो सोच भी रहा है कि मुझे इस फील्ड में आना है, पढ़ाई करना है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हैं और उसी को आप प्रोफेशन की तरह देख सकते हैं। या कोई सोच सकता है कि मुझे बिज़नेस करना है, फिल्म मेकिंग में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप इस लॉकडाउन की स्थिति में घर में सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, घर के बाहर जाते हैं तो ज़रूर मास्क पहनिए और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनको ज़रूर फॉलो कीजिए।